हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। चलिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस। लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जाना था कि न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है। देन स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने डिस्कस किए थे न्यूक्लियस की डेंसिटी, न्यूक्लियस का मास कितना होता है, उसकी वॉल्यूम कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम उससे थोड़ा सा और उसके बारे में थोड़ी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक तो स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से दो टॉपिक ऐसे होंगे, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, जहां से लगभग चांसेस रहते हैं आपके पास कि वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं न्यूट्रॉन्स के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट्स डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन्स जो थे, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी थी वो बहुत लेटर स्टेजेस में हुई है। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई है ये की है आपके पास जेम्स चैडविक ने। कब? जेम्स चैडविक ने 1932 में ये डिस्कवरी की है स्टूडेंट्स। और लगभग 1935 में उनको नोबेल प्राइज मिला है इस चीज के लिए। नोबेल प्राइज, आप जानते होंगे नोबेल प्राइज इसी चीज की डिस्कवरी के लिए। स्टूडेंट्स, इन्होंने डिस्कवर कैसे किया था मैं आपको बताता हूं कि डिस्कवर इन्होंने किया कैसे था न्यूट्रॉन्स को। तो देखिए इन्होंने क्या किया, यहां पर एक शीट इन्होंने ली हुई थी पोलोनियम की। पोलोनियम जो होता है आपके पास वो रेडियो एक्टिव मेटल होता है। तो ये पोलोनियम था और इसको हमने लेड बॉक्स में रख दिया। लेड बॉक्स में आप जानते होंगे इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि रेडिएशंस इधर उधर ना जाए। रेडिएशंस मैं नहीं चाहता कि वो पेनेट्रेट कर जाए इस बॉक्स को, तो इसीलिए मैंने उनको लेड बॉक्स में डाल दिया। स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है ये पोलोनियम है। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, पोलोनियम में से इसके बीच में मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। चलिए इसको ऐसे बना देते हैं। इसके बीच में मैंने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है और यहां पर मैंने एक और रॉड सामने लगा दी है। ये रॉड कंसीडर स्टूडेंट्स बेरिलियम की है। ये रॉड है आपके पास बेरिलियम की। अब यहां से फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो इसकी तरफ को जा रहे थे। अल्फा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग इसकी तरफ को जा रहे थे। क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, जब ये अल्फा पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम की तरफ जाते हैं तो इससे न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो निकलते हैं। ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, मतलब पता नहीं था उसको कौन से पार्टिकल्स होते हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे। फास्ट मूविंग पार्टिकल्स लाइक दिस, इस तरीके से आगे की ओर जा रहे थे। ये जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स थे स्टूडेंट्स, इनको मैं फिलहाल, आप जानते हैं न्यूट्रॉन इनको कहेंगे हम, तो मैंने एन से डिनोट कर दिया है। इनको क्या किया गया, एक पैराफिन स्लैब थी, पैराफिन वैक्स आप जानते होंगे। पैराफिन वैक्स जो था उसकी एक स्लैब बनाई हुई थी, पैराफिन स्लैब, उससे इनको बॉम्बार्ड किया गया। पैराफिन स्लैब से इनको पास किया गया न्यूट्रॉन्स को। तो क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर जैसे ही ये पैराफिन स्लैब से टकराते हैं तो पैराफिन स्लैब से प्रोटॉन्स जो है वो निकल जाते हैं बाहर की ओर, प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स का पता हमें कैसे चलता है स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने एक प्रोटॉन डिटेक्टर लगाया हुआ था। प्रोटॉन डिटेक्टर कुछ इस तरीके से। ये आपके पास प्रोटॉन डिटेक्टर है स्टूडेंट्स, यहां पर प्रोटॉन्स डिटेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहां पर लिख लिया इसको प्रोटॉन डिटेक्टर। ये आपके पास लेड बॉक्स का बना है, दिस इज लेड। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, क्या देखने को मिलता है मैं फिर से आपको बता देता हूं। हमारे को यह देखने को मिलता है कि जब आपके पास
पोलोनियम शीट है और वो रेडियो एक्टिव हो चुकी है, तो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स आगे की ओर निकल रहे हैं। उन अल्फा पार्टिकल्स को जब बेरिलियम रॉड से टकराया गया, जब बॉम्बार्ड किया गया बेरिलियम रॉड के साथ, तो कुछ आपके पास पार्टिकल्स यहां पर निकले। इन पार्टिकल्स की खास बात यह थी कि ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों से ही ये डेविएट नहीं होते, दोनों से ही ये डेविएट नहीं होते थे ये पार्टिकल्स। जब इन पार्टिकल्स को आगे की ओर ले जाया गया और हाइड्रोकार्बन से इनको ट्रीट करवाया गया, लाइक पैराफिन स्लैब जो आपके पास होती है, जब उससे इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया गया, तो फिर इस पैराफिन स्लैब में से कुछ प्रोटॉन्स जो थे स्टूडेंट्स, वो बाहर आ गए। अभी जो प्रोटॉन्स थे ये बाहर तभी आ सकते थे जब इनको, देखिए प्रोटॉन की एनर्जी काफी हाई होती है। प्रोटॉन तभी बाहर आ सकता है जब लगभग प्रोटॉन के ही बराबर एक और एलिमेंट हो, जब इससे वो टकराए। तो स्टूडेंट्स एक बात हमें यहां से पता चल गई दैट यहां पर जो भी पार्टिकल है जो इस प्रोटॉन से जो इस पैराफिन स्लैब से ये टकरा रहा है, ये वाला पार्टिकल, इसका मास और इसका साइज जो है वो लगभग किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोटॉन के इक्वल, ताकि इनकी स्कैटरिंग बहुत अच्छी हो सके, जैसे यहां पर हुई है। तो यहां से हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स? यहां पर ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के इक्वल है। यहां से हमें पता चलता है स्टूडेंट्स एक बात का कि ये जो पार्टिकल है न्यूट्रॉन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इट इज चार्जलेस पार्टिकल। इसके ऊपर चार्ज नहीं है, चार्जलेस पार्टिकल। अब इन पार्टिकल्स को स्टूडेंट्स नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। इन पार्टिकल को नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन्स। इस रिएक्शन को हालांकि आप ऐसे लिख सकते हैं दैट हीलियम अल्फा पार्टिकल व्हेन ट्रीटेड विद बेरिलियम, कार्बन इज फॉर्म्ड, गिव राइज टू कार्बन फॉर्म होता है आपके पास, और साथ में आपके पास एक हाई एनर्जी पार्टिकल निकलता है न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज? देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनको मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूं। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन? चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि न्यूट्रॉन जो होता है आपके पास, ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। न्यूट्रॉन जो है ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, और हर एक एलिमेंट में न्यूट्रॉन होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स के पास जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। सेकंड चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस ऑलरेडी कर दी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, और स्टूडेंट्स इसका मास जो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। स्लाइटली ग्रेटर देन, कितना होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन? ये होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर आप एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में बोल रहे हो तो इसका मास मैंने ऑलरेडी लिखा भी था, 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब न्यूट्रॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन होता है ये कैसा होता है? ये होता है स्टेबल। लेकिन स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के बाहर आने पर, आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड अ न्यूक्लियस, ये आपके पास कैसा हो जाता है? ये हो जाता है अनस्टेबल। और कोई भी चीज इस यूनिवर्स में अनस्टेबल तो नहीं रहना चाहती है। तो स्टूडेंट्स उस केस में क्या होता है? ये जो न्यूट्रॉन होता है ये आपके पास कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता रहता है प्रोटॉन में, प्लस यहां पर एक इलेक्ट्रॉन में या पॉजिट्रॉन में। कुछ अमाउंट ऑफ एंटी न्यूट्रिनो यहां पर रिलीज होता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर रिलीज होती है। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन स्टेबल होता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर आने पर यह अनस्टेबल हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर आप ये नहीं बता सकते स्टूडेंट्स कि कौन प्रोटॉन है और कौन न्यूट्रॉन है, इनके बारे में आप ये नहीं बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा न्यूट्रॉन है और कौन सा प्रोटॉन है। दे कीप ऑन चेंजिंग
इनटू वन अनदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कि क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये आपके पास न्यूट्रल होता है, इसीलिए ये कोई इंटरेक्शन नहीं करता, नो इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन्स, नो इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसकी कोई इंटरेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है कि हालांकि आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो ना तो जो आपके पास प्रोटॉन्स है वो इनको अट्रैक्ट करते हैं, प्रोटॉन्स ना तो इनको अट्रैक्ट करते हैं, जनरली चार्ज की वजह से बात कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहा हूं यहां पर, मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्शन होंगी, तो क्या ये रिपल्शंस जो होंगी ये न्यूक्लियस को भी अफेक्ट करेंगी? बिल्कुल भी नहीं, न्यूक्लियस को ये न्यूट्रॉन को ये अफेक्ट नहीं करेंगी रिपल्शंस, ध्यान रखिएगा। देन स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी, अगर किसी में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करनी है, बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें हमें आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करने की जरूरत होती है, तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करनी है तो उस चीज के लिए हम यूज कर लेते हैं कई बार न्यूट्रॉन का। ध्यान रखना, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में न्यूट्रॉन का बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, जब आप हैवी न्यूक्लियाई की बात करते हो तो न्यूट्रॉन्स उसमें ज्यादा होते हैं प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्ज होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं स्टूडेंट्स। और ध्यान रखिएगा, जब ज्यादा रिपल्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी तो अगर आपको स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखनी है तो उस वक्त क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा न्यूट्रॉन्स जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, उस वक्त ज्यादा न्यूट्रॉन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोटॉन्स जब रिपल्शंस बननी स्टार्ट होंगी तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको न्यूट्रॉन्स के बारे में काफी जानकारी हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की। न्यूक्लियर फोर्सेस स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं ये बहुत स्पेशल तरह की फोर्सेस होती हैं। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है उसका जो ऑर्डर होता है लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है, जो बहुत ही छोटा है स्टूडेंट्स। इस डिस्टेंस पे जब दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के पास को आएंगे, जब एक दूसरे के पास को आएंगे स्टूडेंट्स, तो उस वक्त क्या होगा, फोर्स जो होगी इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट विल इंक्रीज, और इंक्रीज भी बहुत ट्रेमेंडस रेट से करेगी, विल इंक्रीज। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी स्टूडेंट्स इनके बीच में। लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स, आप जानते हैं न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो रिपल्सिव तो नहीं होती है। तो देखिए न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है, दीज आर द फोर्सेस, आप ट्राई करें न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में होती है, दीज आर द फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स होती है स्टूडेंट्स, ना तो आपके पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होती है, ना एक न्यूक्लियाई और दूसरे न्यूक्लियाई के बीच में होती है। ये किसके बीच में होती है, जब आप न्यूक्लियस की बात करते हो तो न्यूक्लियस के अंदर दो तरह की एंटिटीज प्रेजेंट है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स होगी, ये लीड करती है आपके पास, दे लीड टू न्यूक्लियर फोर्सेस। ये होती हैं आपके पास न्यूक्लियर फोर्सेस, ये होती है न्यूक्लियर फोर्सेस। ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती हैं आपके पास, न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग का पता स्टूडेंट्स इस बात से ही लग जाता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन इंस्टेड वो एक दूसरे के साथ रिपल्शन शो करेंगे, स्टिल ये अट्रैक्टिव है। ये फोर्सेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की जो इंटरेक्शंस है,
रिपल्सिव इंटरेक्शन है उनको भी ओवरकम कर जाती है. सो दे आर द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस स्टूडेंट्स, जिनकी वजह से न्यूक्लियॉन्स आपस में बंधे रहते हैं. दैट बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो साथ में बांध के रखती है. स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फोर्सेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? चलिए प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज? तो स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी इसकी आती है, इस प्रॉपर्टी को आप भी जानते हैं. पहली प्रॉपर्टी आपके पास है कि इनकी जो इंटरेक्शंस है ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस है. स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस. देखिए स्टूडेंट्स, फोर्सेस तो और भी बहुत है इस यूनिवर्स में. अभी तक जो हम कहते हैं तो लगभग 4 तरह की फोर्सेस की हम बात करते हैं. जब हम एक बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टूडेंट्स, दूसरी बात करते हैं हम न्यूक्लियर वीक फोर्सेस की, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की, और फिर बात करते हैं हम न्यूक्लियर फोर्सेस की स्टूडेंट्स. अगर इन सब का आपने रेशियो देखना हो स्टूडेंट्स तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस वीकेस्ट मानी जाती है. इसके कंपैरिजन में वीक फोर्सेस 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है. और न्यूक्लियर फोर्सेस होती है स्टूडेंट्स 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर. मतलब विद इन अ गिवन रेंज, जब आपके पास एक पर्टिकुलर रेंज हो, बहुत छोटा डिस्टेंस हो स्टूडेंट्स, उस वक्त न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती है दे आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपरेटिंग फोर्सेस इन दिस यूनिवर्स. अभी तक आज तक जो डिस्कवरी हुई है, आगे और भी डिस्कवरीज हो सकती है. देन स्टूडेंट्स, सेकंड आप जानते हैं ये आपके पास होती है शॉर्ट रेंज फोर्सेस. शॉर्ट रेंज फोर्सेस स्टूडेंट्स, ये जो फोर्सेस होती हैं, ये जो फोर्सेस होती हैं आपके पास, ये बहुत बड़े डिस्टेंस पे एक्ट नहीं करती है. ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है, ये एक्ट करती है केवल 10⁻⁻15 मीटर रीजन में. इस रीजन में दे आर स्ट्रॉन्ग. और कैसी है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव है स्टूडेंट्स. जैसे ही आप इससे डिस्टेंस बढ़ा देते हैं 10⁻⁻14 या 10⁻⁻13 कर देते हैं, तो ये जो फोर्सेस होती हैं ये फोर्सेस स्टूडेंट्स वैनिश हो जाती हैं. दीज फोर्सेस दे वैनिश. देन अगर स्टूडेंट्स 10⁻⁻16 के करीब है, ये मान लीजिए आपके पास डिस्टेंस जो है वो 10⁻⁻16 के करीब है, तो स्टूडेंट्स यानी कि आपने इस डिस्टेंस से कम कर दिया डिस्टेंस, तो उस वक्त ये कैसी हो जाती है? ये फोर्सेस जो हो जाती हैं वो रिपल्सिव हो जाती है, स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाती. तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि ये जो फोर्सेस होती हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट जरूर है इस यूनिवर्स में, लेकिन विद इन अ गिवन रेंज, और वो रेंज है 1 फर्मी. फर्मी लेवल पे ही ये केवल एक्ट करती हैं. देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास आता है इनका वेरिएशन विद डिस्टेंस. वेरिएशन विद डिस्टेंस. डिस्टेंस के साथ ये कैसी वेरी करती है? वेरिएशन विद डिस्टेंस. तो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को मैं ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुका हूं आपके साथ. अगर स्टूडेंट्स मैंने पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ जो होता है स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, लाइक दिस. इस रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी है और इस साइड को डिस्टेंस है. इस रीजन में जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस रीजन में ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है. कैसी पोटेंशियल एनर्जी है? पॉजिटिव. इस रीजन में है पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी. जिस भी बॉडी की पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, वो अनस्टेबल होती है. अनस्टेबल. एक गिवन रेंज में बॉडी जो होती है वो मिनिमम पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहेगी पोटेंशियल एनर्जी की. यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट्स. इस टाइम पे पार्टिकल जो होगा वो इस डिस्टेंस पे होगा. अगर न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी तो यहां होंगी स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव. स्टूडेंट्स, अगर मैंने यहां से डिस्टेंस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, डिस्टेंस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया,
चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि जब r की वैल्यू लेस देन आर नॉट है, मैंने इस वैल्यू को पीछे की ओर डिक्रीज करवा दिया है, मतलब डिस्टेंस मैंने डिक्रीज कर दिया है। स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, आप जानते हो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। आप देखिए ये ऐसे होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी और इस रीजन में आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके पास फोर्सेस हो जाएंगी रिपल्सिव। ध्यान रखिएगा, रिपल्सिव, और बॉडी बहुत ज्यादा या न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा स्टूडेंट्स इस रीजन में। देन स्टूडेंट्स अगर आपके पास आप कहते हैं कि आपकी आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर नॉट है, आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया डिस्टेंस स्टूडेंट्स, सो इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज करती है। स्टिल पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है और ये जीरो बन जाती है कुछ टाइम के बाद पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी जो फोर्सेस होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, रिपल्सिव होती हैं, या आप कह सकते हैं कि फोर्सेस वैनिश होनी स्टार्ट हो जाती है। ये भी आपके पास अनस्टेबल सिस्टम हुआ, ये भी अनस्टेबल है यहां पर। लेकिन जब R इक्वल टू आर नॉट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। और फोर्सेस कैसी है, फोर्सेस भी अट्रैक्टिव है। ध्यान रखिएगा फोर्सेस भी कैसी है, फोर्सेस अट्रैक्टिव है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास न्यूक्लियर फोर्सेस की तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस होती हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस। ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, आप जानते हैं वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये डिपेंड नहीं करती चार्ज के ऊपर, ध्यान रखिएगा। मतलब एक्सपेरिमेंटल हमारे पास एविडेंसेस है इस बात के कि जो फोर्स होती है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, जो फोर्स होती है आपके पास न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, जैसे कि मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो आपके पास सेम होती है। सारी फोर्सेस जो होती हैं वो सेम होती है। अगर ये चार्ज के ऊपर स्टूडेंट्स डिपेंड करती तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा होती या बहुत कम होती, क्योंकि यहां रिपल्सिव है। देन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में डिफरेंट होती और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में डिफरेंट होती, बट ये सारी फोर्सेस जो होती हैं स्टूडेंट्स वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब है ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है स्टूडेंट्स। हालांकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी यहां पर, क्योंकि फोर्सेस और भी होंगी, कौन सी, जैसे रिपल्सिव, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उनके बीच में, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये बहुत कम होती है कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द न्यूक्लियर। इसीलिए आप ये कह के चलते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस लगभग तीनों की ही सेम है। देन स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस इज सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट, सैचुरेशन इफेक्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखिए मान लीजिए आपके पास ये न्यूक्लिया है, न्यूक्लिया है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाइड्स है आपके पास, बहुत सारे न्यूक्लियाइड्स। तो कंसीडर स्टूडेंट्स हम यहां पर बात करते हैं, कंसीडर मैं यहां पर बात करता हूं कि ये आपके पास प्रोटॉन है। अब ये जो प्रोटॉन है इसके चारों ओर न्यूट्रॉन्स भी है, लाइक दिस, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, इस तरीके से न्यूट्रॉन्स है, और इसके बाहर और न्यूट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स बाहर की ओर, ऐसे और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लगे हैं स्टूडेंट्स, लाइक दिस। इसके बाहर की ओर और होंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब क्या हो रहा है, इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन्स के बीच में।
तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो सबसे अंदर वाला, जैसे कंसीडर मैं इसकी बात करता हूं, ये कोई भी आपके पास एक न्यूक्लियन था, चाहे प्रोटॉन है चाहे न्यूट्रॉन है, इसकी देखिए कैपेबिलिटी ऐसे नहीं है कि ये बाहर की और सबको सेम पावर से अट्रैक्ट या रिपेल अट्रैक्ट करेगा। देखिए ये यहां तक अट्रैक्ट कर सकता है, मैक्सिमम यहां तक अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसकी जो अट्रैक्टिव पावर है वो मैक्सिमम इसी रीजन तक सीमित है, इसके बाहर ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो इसके बाहर की ओर जाने पर इनकी इंटरेक्शंस जो हो जाती है वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए इस फोर्स का एक सैचुरेशन इफेक्ट है। मतलब स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स दे इंटरेक्ट only with its neighboring nuclides, only with its neighboring न्यूक्लियॉन्स, केवल नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स के साथ ही ये इंटरेक्शन करेंगे, बाकियों के साथ नहीं करते स्टूडेंट्स। यही रीजन होता है स्टूडेंट्स कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होती है वो सेम होती है काफी ज्यादा मास नंबर के लिए भी। आपको ये जो मैंने स्टेटमेंट अभी कही है ये आपको समझ आ जाएगी जब मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और बाइंडिंग एनर्जी आपको समझाऊंगा। आई होप कि आपको सैचुरेशन इफेक्ट जो है इसका वो समझ आ चुका है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास आती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर। स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर, न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं स्टूडेंट्स ये स्पिन के ऊपर डिपेंड करती है। आप जानते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक न्यूक्लियाइड है यानी कि न्यूक्लियॉन है, तो उसका स्पिन हो सकता है या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या साथ में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो स्टूडेंट्स ये देखा गया है कि अगर दो न्यूक्लियाइड आपस में है और वो दो न्यूक्लियाइड आपस में है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं एक प्रोटॉन की तो दो प्रोटॉन्स ही है, तो कंसीडर स्टूडेंट्स ये ऑपोजिट स्पिन था। ऊपर देखिए पहले केस में दोनों ही प्रोटॉन्स का ऑपोजिट स्पिन था, अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो स्टूडेंट्स ये देखा गया कि इनकी जो फोर्स है, इनके बीच में जो फोर्स है वो कैसी फोर्स है, वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जब सेम स्पिन है तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन जब आपके पास ऑपोजिट स्पिन्स है तो उस केस में आपके पास वीक फोर्स है। उस केस में कंपैरेटिवली न्यूक्लियर फोर्स वीक है। तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं वो स्पिन के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिनका पैरेलल स्पिन होता है, जिनका सेम स्पिन होता है, जो एक ही डायरेक्शन की ओर घूमते हैं, वो ज्यादा फोर्सेस को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है कंपेयर टू दैट जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, उनकी फोर्स वीक होती है स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट आपके पास है लास्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास एक्सचेंज फोर्सेस। तो देखिए इस यूनिवर्स में आपको मैंने समझाया था कि फोर्सेस को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। कंसीडर ये दो बॉडीज है, ये आपके पास एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। अगर ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन या रिपल्शन शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में कोई एक पार्टिकल है जो कॉमन पार्टिकल इन दोनों के बीच में शेयर हो रहा है। द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल इज टेकिंग प्लेस। जो पार्टिकल ए बॉडी बी बॉडी के साथ एक्सचेंज कर रही है, वही पार्टिकल बी बॉडी ए बॉडी के साथ एक्सचेंज कर रही है। इस पार्टिकल को कई बार फील्ड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेविटेशन के केस में फॉर एग्जांपल ये ग्रेविटोन है जिसकी डिस्कवरी आज तक नहीं हुई है, किसी ने ग्रेविटोन को नहीं देखा है। नाउ स्टूडेंट्स लगभग 1937 में 1935 में वैसे ये डिस्कवरी हो गई थी। जापान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था युकावा। इन्होंने स्टूडेंट्स ये पाया कि जो दो बॉडीज के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, उसका कारण जो यहाँ पर फील्ड पार्टिकल है, यानी कि उसका कारण है पार्टिकल्स का एक दूसरे के बॉडीज का एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स को एक्सचेंज करना। तो वो कौन सा पार्टिकल होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो इनका फील्ड पार्टिकल जो होता है वो मिजॉन होता है, ध्यान रखिएगा।
हालांकि डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिजॉन्स होते हैं, तो आप यहाँ पर मिजॉन्स भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लास्ट तरह की फोर्स स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो लास्ट आपके पास होती है इसकी प्रॉपर्टी नॉन सेंट्रल फोर्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नॉन सेंट्रल फोर्स। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस की, अगर दो बॉडीज हैं आपके पास, कंसीडर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो कहां की ओर लगती है? देखिए ये फोर्स जो है वो ऐसे भी लग सकती है, ऐसे भी लग सकती थी, लेकिन ऐसे नहीं लगी। ये फोर्स कहां की ओर लगती है? ये फोर्स लगती है हमेशा सेंटर की तरफ, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर बिटवीन द टू चार्जेस, यहां की तरफ को ये फोर्स लगती है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस की, तो कंसीडर दो बॉडीज है, इसका मास m1 है और इसका मास जो है वो m2 है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और दोनों ही बॉडीज के बीच में ये फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स। तो आप जानते हैं कि इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो इस तरीके से होगी, वो भी कहां की ओर होगी? वो भी कहीं हर किसी डायरेक्शन में नहीं होगी स्टूडेंट्स, इट विल आल्सो एक्ट इन द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। जो आपके पास दो बॉडीज हैं उनके सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो वहां की तरफ को फोर्स एक्ट होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है ये ऐसी नहीं होती है। न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो सेंटर की तरफ को नहीं लगती है, इट इज नॉट सेंट्रल फोर्स। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि दो पार्टिकल्स के सेंटर को जब हम ज्वाइन करें तो फोर्स उसी लाइन के अलोंग लगनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इन केस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये थी न्यूक्लियर फोर्सेस। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स। तो देखिए, मास डिफेक्ट का शुरुआत जो होता है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से होता है। आप जानते हैं एक 1905 में एक इक्वेशन आई थी जिसको हम कहते हैं आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इसमें क्या कहा गया था स्टूडेंट्स कि एनर्जी जो होती है बॉडी की वो इक्वल होती है mc स्क्वायर के, जहां पर m क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आपके पास होता है रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर कंसीडर ये बॉल यहां पर पड़ी हुई है, ये बॉल जो है वो मूव नहीं कर रही है, इसकी स्पीड वेलोसिटी इसकी जीरो है स्टूडेंट्स, हालांकि इसका कुछ मास है, इंस्पाइट की इसकी वेलोसिटी जीरो है स्टूडेंट्स। यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ मास जरूर है। हालांकि इसका मास है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी है। इंस्टेड की इसकी वेलोसिटी जीरो है, इंस्पाइट की इसकी वेलोसिटी जीरो है स्टूडेंट्स, हम ये नहीं कह सकते, इंस्पाइट की इसकी वेलोसिटी जीरो है, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी एनर्जी भी जीरो होगी स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या कहा मैंने, जब पार्टिकल की को मेजर किया जाता है, जब पार्टिकल का मास, कंसीडर मैं इस पार्टिकल के मास को मेजर कर रहा हूं और मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी यही है जहां पर पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल को आप कहते हैं, इस पार्टिकल के मास को आप कहते हैं रेस्ट मास। जो रेस्ट मास एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, रेस्ट मास एनर्जी पार्टिकल की कितनी होती है? रेस्ट मास एनर्जी होती है m0c²। और स्टूडेंट्स जब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है, तो कंसीडर अगर मैं कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी k है आपके पास, जब पार्टिकल मूव करने लग गया तो टोटल एनर्जी जो होती है बॉडी की E, ये आपके पास आ जाती है m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स। अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि पार्टिकल का मास तब ज्यादा होगा जब वो मोशन में होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर देखें तो हम क्या ये कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू mc²? देखिए आया कहां से, हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है मास के।
इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जहां पर आपके पास मास होता है और उसे आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स कंसीडर आपके पास मैचस्टिक है। अब मैचस्टिक आप सभी ने देखी होगी। कंसीडर आप उसको बर्न करते हो तो उसमें मास लगा होता है सल्फर जिसको हम कहते हैं और फास्फोरस। उस मास को जब हम बर्न करते हैं स्टूडेंट्स तो वो मास बहुत तरह की एनर्जीज में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लाइट एनर्जी, एग्जाम्पल के तौर पे साउंड एनर्जी, एग्जाम्पल के तौर पे हीट एनर्जी। लेकिन स्टूडेंट्स क्या आप मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पर आपके पास एनर्जी है और उस एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर रहे हो? एग्जाम्पल के तौर पे इसका एक एग्जाम्पल आता है जब आपके पास एनर्जी यानी कि गामा रे का सिर्फ एनर्जी माना जाता है, इसको पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। गामा रे ब्रेकडाउन होती है आपके पास पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, इसको आप कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं गामा रे का मास नहीं होता है, केवल एनर्जी होती है। हाई एनर्जी पार्टिकल है, हाई एनर्जी वेव है। लेकिन स्टूडेंट्स पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का ही आपके पास मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। सो आपने एनर्जी से मास को कन्वर्ट कर दिया है। स्टूडेंट्स इन बातों से, इन एक्सपेरिमेंट से मैं एक बात कह सकता हूं कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है जिसमें आप ये कहते हैं कि मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में। इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स जब आप एनर्जी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिफाइन करते हैं तो वहां पर भी आप यही कहते हैं कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल एनर्जी को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ही कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स मास और एनर्जी कोई डिफरेंट टर्म्स नहीं है, वो सेम ही टर्म्स है अकॉर्डिंग टू द एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हम एक इकट्ठा एक लॉ डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहीं से आपके पास लॉ निकल के आया E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब होता क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय मास डिफेक्ट? देखिए मास डिफेक्ट का मतलब क्या समझते हैं आप? मास डिफेक्ट तो होता क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, हमने ये देखा जनरली एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि जो मास होता है स्टेबल न्यूक्लियस का, जब हम बात करते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई की, जरूरी नहीं कि सारे न्यूक्लियस स्टेबल हो, तो जब हम स्टेबल न्यूक्लियस की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो स्टेबल न्यूक्लियस में जो रेस्ट मास होता है न्यूक्लियस का, देखिए रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस में रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस रेस्ट मास जो होता है न्यूक्लियस का वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा लेस होता है कंपेयर टू दैट ऑफ सम ऑफ masses of its न्यूक्लियंस। देखिए स्टूडेंट्स बोलने का क्या मतलब है, कंसीडर हमने ये न्यूक्लियस किया और इसको मेजर कर लिया और इसका कोई x किलोग्राम या x AMU मास आ गया। अब स्टूडेंट्स ये न्यूक्लियस जो मिलकर बना है ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से ही तो मिलकर बना है, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से ही तो मिलकर बना है स्टूडेंट्स। अगर हम इन सभी का एक इंडिविजुअल मास देखते हैं तो ये भी तो उतना ही आना चाहिए ना स्टूडेंट्स, ये भी तो उतना ही आना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स ये आ जाता है Y एटॉमिक मास यूनिट, और यहां पर Y जो होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। ये किसकी बात की मैंने, ये बात की मैंने स्टेबल न्यूक्लियाई की। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, जब ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास को आते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और इस दौरान जब आपके पास एनर्जी रिलीज होती है अट्रैक्टिव एनर्जी, वो कुछ एनर्जी जो है वो कुछ मास जो है इन पार्टिकल्स का वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए ये मास जो हो जाता है इसका वो थोड़ा सा कम हो जाता है जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की।
तो इसका मतलब मास में डिफेक्ट आया है, दोनों तो इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन मास में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है स्टूडेंट्स। कंसीडर आपके पास एक न्यूक्लियाइड है जिसका एटॉमिक नंबर Z और जिसका एटॉमिक मास A है स्टूडेंट्स। इसमें आप जानते हैं Z क्या है, ये है आपके पास प्रोटॉन्स, और अगर मैं बात कर रहा हूं A माइनस Z तो वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास न्यूट्रॉन्स स्टूडेंट्स। तो मास डिफेक्ट क्या हुआ, मास डिफेक्ट हुआ डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, rest mass of nucleus and sum of rest masses of nucleons, sum of rest masses of nucleons, sum of rest masses of nucleons। तो कहने से अगर मैं मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो डेल्टा एम किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसमें से आप माइनस कर लीजिए एम को स्टूडेंट्स। तो ये है आपके पास मास डिफेक्ट, मास में डिफेक्ट आना, ये है मास डिफेक्ट स्टूडेंट्स। अब देखिए मास डिफेक्ट की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती है, जिस टर्म की सिग्निफिकेंस है उसका नाम होता है पैकिंग फ्रैक्शन, टर्म का नाम है पैकिंग फ्रैक्शन। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है आपके पास, पैकिंग फ्रैक्शन डिफाइन होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इट इज ऑलवेज इक्वल टू मास डिफेक्ट बाय, देखिए मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, यानी कि डिवाइडेड बाय मास नंबर। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होती है आपके पास, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल होती है मास डिफेक्ट डेल्टा एम डिवाइडेड बाय मास नंबर, यानी कि ए, मास नंबर ए। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि देखिए मान लीजिए अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है, मान लीजिए पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है। अब स्टूडेंट्स किस में ये होता है, जनरली जिनका मास लेस देन 20 होता है स्टूडेंट्स, एटम्स का, न्यूक्लियस का, या जिनका मास ग्रेटर देन 200 होता है, उनमें पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होती है स्टूडेंट्स, यानी कि उनका जो न्यूक्लियस होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। ध्यान रखिएगा उनका न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, अनस्टेबल। अगर स्टूडेंट्स पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है, अगर पैकिंग फ्रैक्शन है नेगेटिव, जैसा कि 20 से 200 के बीच आने वाले न्यूक्लियस का होता है, तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि उनका कुछ मास जो है वो कन्वर्ट हो चुका है एनर्जी में, यानी कि उनके पास कंपैरेटिवली अब लेस मास बचा है। ऐसा न्यूक्लियस जो होता है स्टूडेंट्स वो काफी स्टेबल न्यूक्लियस होता है। ध्यान रखिएगा जो पैकिंग फ्रैक्शन होती है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपके पास कि आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी कितनी है, जितनी पैकिंग फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर एनर्जी के। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, और you can say packing fraction is also directly proportional to stability। पैकिंग फ्रैक्शन स्टेबिलिटी बताती है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन जो होगी वो हाई होगी, यानी कि हाई नेगेटिव में, तो इसका मतलब है उसकी स्टेबिलिटी भी हाई होगी स्टूडेंट्स। आई होप इट इज क्लियर, पैकिंग फ्रैक्शन इज क्लियर। नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर टॉपिक, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी स्टूडेंट्स देखिए कुछ अमाउंट ऑफ मास यहां पर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ये जो एनर्जी है स्टूडेंट्स ये क्या कर रही है, ये इन न्यूक्लियॉन्स को, या आपके पास न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं डिफरेंट, इन न्यूक्लियॉन्स को एक दूसरे के साथ बांध के रखती है स्टूडेंट्स, इनको दूर नहीं जाने देती। तो ये जो एनर्जी है जिनकी वजह से ये न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं,
अट्रैक्टेड है एक दूसरे के साथ, उस एनर्जी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी। इसको आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कब रिक्वायर्ड होगी स्टूडेंट्स, टू ब्रेक न्यूक्लियस into its constituents। जब आप एक न्यूक्लियस को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब एक न्यूक्लियस को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आप तोड़ना चाहते हो तो इस वक्त आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स। तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी आपके पास, तो आप उसे कहोगे कि वो बाइंडिंग एनर्जी है। या आप दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स जो थे वो ऐसे पड़े हुए थे, आप क्या करना चाहते हो, आप इनको इकट्ठा लाना चाहते हो, आप इनको एक दूसरे के पास लाना चाहते हो। तो जब एक दूसरे के पास लाते हो तो इस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स। तो आप ये कह सकते हो कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी इस केस में क्या हुई है, रिलीज्ड when constituent particles of nucleus are brought close to each other, जब एक दूसरे के नजदीक उनको लाते हो, when they are brought close to each other, उस वक्त कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसे आप क्या कहते हो स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं उसे। अब स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी अकॉर्डिंग टू द एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी किसके इक्वल होगी, आप कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी ये इक्वल होगी आपके पास मास डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जहां पर डेल्टा एम क्या होगा स्टूडेंट्स, डेल्टा एम होगा आपके पास मास डिफेक्ट। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो बाइंडिंग एनर्जी। चलिए स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी का। लेट अस कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी, चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं बाइंडिंग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स। तो देखिए, कैन आई से स्टूडेंट्स दैट डेल्टा एम आपके पास किसके इक्वल था, ये इक्वल था जी इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जी इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसमें से आप माइनस कर देते थे मास ऑफ न्यूक्लियस स्टूडेंट्स। अब देखिए डेल्टा ई बी ये किसके इक्वल हुआ, ये इक्वल यही मास डिफेक्ट डेल्टा एम, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए सी स्क्वायर, तो डेल्टा एम था जी इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जी इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप ये जानते हैं अगर मैं इसमें मास ऑफ प्रोटॉन जो है आपके पास, इसमें मैंने क्या किया, z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया स्टूडेंट्स। आप जानते हैं अगर मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर ऐड किया है तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो जो मास ऑफ न्यूक्लियस है इसमें से मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर लिया इंटू सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिए z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर z को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बन जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ए माइनस जी इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाता है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन और इसके मास को हम ऐड कर दे तो कहना इसे कि ये एटम का मास आ गया, और यहां पर आ गया z इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ये बन जाएगा a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है स्टूडेंट्स, ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस यहां बन जाता है मास ऑफ एटम, यानी कि यहां पर जी और यहां पर ए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सी स्क्वायर से।
ये है स्टूडेंट्स आपके पास डेल्टा ईबी यानी कि बाइंडिंग एनर्जी। अब स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यानी कि जब आप पर्टिकुलर न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, जैसे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्लोरीन, तो उस वक्त आप कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ध्यान रखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को डिनोट किया जाता है डेल्टा ईबी से, डेल्टा ईबीएन बाइंडिंग एनर्जी। तो ये किसके इक्वल हुई, ये हुई बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ईबी पर न्यूक्लियन, यानी कि डिवाइड कर लीजिए ए से। तो अगर मैं कहूं तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा Z इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस A माइनस जी इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ किसका मास आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा एटम का मास, और इसको डिवाइड कर लीजिए आप ए से, यानी कि इसको डिवाइड कर लीजिए आप एटॉमिक मास से। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आ गया है। स्टूडेंट्स जो बाइंडिंग एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी आपको किस चीज के बारे में बताती है, बाइंडिंग एनर्जी आप कह सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोर्स के, दैट बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, दैट बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। अगर किसी चीज की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो न्यूक्लियॉन्स है वो बहुत टाइटली बाउंड होंगे एक दूसरे के साथ, हालांकि मतलब वो एक बहुत ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो ध्यान रखना, बाइंडिंग एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास। बाइंडिंग एनर्जी से आपको किस चीज के बारे में पता चलता है, बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, binding energy is directly proportional to stability. More the binding energy, more will be the stability students, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा। अब इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स जितने भी आपके पास एटम्स हैं उन सभी के लिए क्या किया गया, एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, बाइंडिंग एनर्जी उनके लिए कैलकुलेट की गई स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी कर्व सभी एलिमेंट्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बनाया गया। जितनी भी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व जब बनता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जब उनको हम बनाते हैं, तो एक साइड को चलिए मैं लिख रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और एक साइड को मैं लिख रहा हूं एटॉमिक मास, यानी कि मास नंबर इस साइड की ओर, मास नंबर ए, और इस साइड को स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिख रहा हूं 0 2 4 6 8 10। यहां की ओर मैं लिख रहा हूं ये 0 है, यहां पर 50, यहां पर 100, यहां पर 150, यहां पर 200 और लगभग 250 लाइक दिस, इस तरीके से चलता रहता है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये ग्राफ जो होता है इसका वो किस तरीके का आता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन देन स्टूडेंट्स इस तरीके से ये ऊपर की ओर ग्राफ जाता है, पहले बढ़ता रहता है लगभग 6 to 8 के बीच में बढ़ता है, लेकिन स्टूडेंट्स उसके बाद शार्पली ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, फिर बढ़ता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर बढ़ता है, फिर डिक्रीज करता है। जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से बढ़ता या घटता रहता है लाइक दिस, लाइक दिस। और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो होती है वो इस तरीके से पीक पे आती है और फिर एकदम से शार्पली डिक्रीज कर जाती है स्टूडेंट्स। इस तरीके का एक ग्राफ है। फॉर एग्जांपल यहाँ हाइड्रोजन के लिए है, देन यहाँ पर ट्रिटियम के लिए कैलकुलेट किया, ये 1H1 है, ये 1,3 है। देन यहाँ पर हीलियम की एकदम से शार्पनेस बढ़ जाती है स्टूडेंट्स, यानी कि स्टेबल है, लेकिन लिथियम एकदम से घट जाता है उसकी शार्पनेस। देन
कार्बन की शार्पनेस काफी इंक्रीज कर जाती है, कार्बन काफी स्टेबल है, लेकिन नाइट्रोजन काफी अनस्टेबल है। देन जब आप ऑक्सीजन की बात करते हो, ऑक्सीजन ओ ये स्टेबल है। यहां पर हाईएस्ट वैल्यू देखने को मिलती है स्टूडेंट्स, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई जो होता है आपके पास, इसकी वैल्यू यहां पर 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और ये किसके लिए होती है? ये होती है आयरन के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर है आपके पास 26 और एटॉमिक मास है 56। इसके बाद स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू फिर से डिक्रीज कर जाती है। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से आपको किन बातों के बारे में पता चलता है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम इन पार्टिकल्स को छोड़ दें जिनका मास पहले 20 से कम है, जैसे हीलियम या कार्बन या ऑक्सीजन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो एक स्मूथ कर्व है, एक्सेप्ट दीज शार्प कर्व्स। यहां पर शार्प कर्व्स है, लेकिन इसके अलावा बहुत स्मूथ कर्व है आपके पास अगर इन एलिमेंट्स को आप छोड़ देते हैं। ये एक स्मूथ कर्व बनेगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो इसमें इस तरह के किंक्स नहीं होंगे जो राइज एंड फॉल कर रहे होंगे। हमें ये देखने को मिलता है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से, कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है आपके पास बहुत स्मॉल। किसके लिए? लाइटर न्यूक्लियस के लिए, जिनकी वैल्यू लाइट है, जिनके पार्टिकल्स, इनका मास बहुत लाइट है, उन लाइटर पार्टिकल्स के लिए आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि वो बहुत अनस्टेबल न्यूक्लियाइज होते हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग। वो क्या करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, वो अनस्टेबल होते हैं स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलता है कि जिनका भी मास 2 से 20 तक था, उनमें आपको एक प्रॉपर मैक्सिमा एंड मिनिमा दिखाई देता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा दिखाई देता है स्टूडेंट्स। मैक्सिमा अकर होता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आपने देख ही लिया, हीलियम के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट्स मिनिमा अकर होता है जैसे लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए, नाइट्रोजन के लिए, इनके लिए मिनिमा अकर होता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये न्यूक्लियाइज कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं इन न्यूक्लियाइज के कंपैरिजन में। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात आपको यहां पर देखने को मिलती है कि जिनका एटॉमिक मास 40 से 120 तक है, उनकी जो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू है वो लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। और इसी में आपके पास एक न्यूक्लियाई आता है जिसका नाम होता है आयरन, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है पूरे पेरियोडिक टेबल में 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि पूरे पेरियोडिक टेबल में ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है। देन स्टूडेंट्स इसके बाद आपको ये देखने को मिलता है कि कुछ न्यूक्लियस जो है, जब मास आपके पास जो होता है ये बढ़ना स्टार्ट कर देता है। कहां से? जब मास जो है वो 200 से ग्रेटर हो जाता है, जब मास जो है आपके पास वो 200 से ग्रेटर हो जाता है, इस टाइम पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, और इस रीजन में जिनका ये मास है उनके लिए लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, मतलब उनकी स्टेबिलिटी घट जाती है फिर से। तो देखिए लाइटर न्यूक्लियाइज एज वेल एज स्टूडेंट्स जो हैवी न्यूक्लियाइज है, हैवी न्यूक्लियाई, उन सभी का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, यानी कि उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए? तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व की सिग्निफिकेंस ही ये है स्टूडेंट्स, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, लाइटर पार्टिकल्स, लाइटर न्यूक्लियाइज, तो ये क्या करते हैं, ये फ्यूज करते हैं, एक दूसरे में फ्यूज होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं और फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ, और वहां से बनता है ये फ्यूजन। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, दो लाइटर पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं।
इस प्रोसेस में काफी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास आता है सन। सन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपके पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो मिलके हीलियम बना रहे होते हैं और फिर ये हीलियम बाद में फिर से इनमें ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है आपके पास फ्यूजन का। स्टूडेंट्स इस तरीके से ये फ्यूज क्यों होंगे, ताकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बढ़ जाए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ने से स्टूडेंट्स होगा क्या, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। आप जानते हैं इस यूनिवर्स में सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए ही हो रहा है। तो लाइटर न्यूक्लियाइज एक दूसरे के साथ कंबाइन करके स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो आपके पास हैवी न्यूक्लियाइज है, हैवी न्यूक्लियाई क्या करते हैं स्टूडेंट्स आपस में, ये सारे न्यूक्लियाइज जो होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 92, एटॉमिक मास है 238। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, इसके साथ अगर मैंने एक न्यूट्रॉन जो है उसको बॉम्बार्ड कर दिया तो क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे ये आपके पास क्रिप्टन और बेरियम में ब्रेक डाउन होता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं यहाँ पर और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसका एटॉमिक नंबर 36, इसका 56, इसका होता है 92 और इसका होता है आपके पास 100। ये बन जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 143 के करीब, 145 देख लीजिएगा, इसको बराबर कर लीजिएगा। तो इसमें ब्रेक डाउन होता है। तो ये हैवी न्यूक्लियाई क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, छोटे न्यूक्लियाइज में ब्रेक डाउन हो रहा है। ये जो छोटे न्यूक्लियाइज है आपके पास, ये किस रेंज में लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये रेंज में लाई कर रहे हैं 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में। इससे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ब्रेक डाउन होने के बाद बढ़ी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टूडेंट्स अगर बढ़ी है तो स्टेबिलिटी यहां पर मैक्सिमम हुई होगी। तो क्या करते हैं लाइटर न्यूक्लियाइज, लाइटर न्यूक्लियाइज बहुत सारे न्यूक्लियाइज आपस में कंबाइन करते हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं ताकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ सके और स्टेबिलिटी भी बढ़ सके। ऑन द अदर हैंड हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं स्टूडेंट्स वो छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं ताकि उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपैरेटिवली बढ़ सके और वो स्टेबिलिटी ज्यादा हासिल कर सके। तो ये था स्टूडेंट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी एंड उसके वेरियस लॉज। स्टूडेंट्स तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।